चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जब किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र में किसी परमाणु का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है, तो यह देखा गया कि परमाणु के स्पेक्ट्रम जो है वह उसका विपाटन हो जाता है, सूक्ष्म रेखाओं में विपाटन हो जाता है, स्प्लिटिंग हो जाती है। तो जैसे यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर किसी परमाणु के स्पेक्ट्रम का स्प्लिटिंग होता है तो हम उसे जीमन प्रभाव कहते हैं। और इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र में किसी परमाणु के स्पेक्ट्रम की जो रेखाओं में जो स्प्लिटिंग होती है उसको हम स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। तो ये जो क्वांटम संख्या है इसके द्वारा हम जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट की व्याख्या कर सकते हैं। अच्छा, लिंडे ने देखा कि किसी उपकोष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वह जो है उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है वो गति करता है। तो वो गति करने से जब उसमें ऑर्बिटली गति होती है तो वहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और उस विद्युत क्षेत्र के द्वारा उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो है वो अंतःक्रिया करता है। और जब वो इस प्रकार से अंतःक्रिया करता है तो जो उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या है, नाभिक के चारों ओर अपने आप को एक विशिष्ट क्षेत्रों में विन्यासित कर लेता है। तो यहाँ पे हमने यह देखा कि ये जो क्वांटम संख्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा किसी उपकोष की जो ऑर्बिटल है और उसकी जो अभिविन्यास है उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा। और बच्चों, चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। और जो यहाँ पे स्मॉल m है, चुंबकीय क्वांटम संख्या है, वह L के मान पर डिपेंड करता है। L दिगंशी क्वांटम संख्या, एजिमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। और m का मान जो है वो m का मान जो है वो L के मान पर कैसे निर्भर कर रहा है, कनेक्शन कैसा है। m जो है उसका मान हो सकता है -L से लेकर +L तक हो सकता है। और इसके लिए एक फॉर्मूला भी है 2L+1। तो अभी जो मैंने बात कही कि वो L के मान पर डिपेंड करता है उसको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। जैसे कि L का मान मान लीजिए 0 है, तो L का मान 0 है मतलब मैं किस उपकोष की बात कर रही हूँ, S उपकोष की बात कर रही हूँ, बिल्कुल सही। तो S उपकोष की बात कर रही हूँ और मैंने एक फॉर्मूला बताया 2L+1। तो यहाँ पे L का मान आप रख दीजिए 0, तो 2 × 0 +1, तो इसका मान कितना आएगा, 1 मान आएगा। तो यहाँ पे m का 1 मान आया। तो हम कह सकते हैं यदि हम देखिए हमने कहा था इसका कुल मान जो होता है ना वो -L से लेकर +L तक होता है। तो यहाँ पे तो एक ही मान आ रहा है उसका, मतलब आप कह सकते हो S उपकोष में केवल एक ही ऑर्बिटल होगा। S उपकोष में कितने ऑर्बिटल होंगे, एक ही ऑर्बिटल होंगे। इसी प्रकार दूसरा लेते हैं, यदि L का मान हमने 1 लिया मतलब हम P उपकोष की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप रखिए उस फॉर्मूले में 2L+1 में, तो यहाँ पे L का मान हो जाएगा 1, तो 2 × 1 +1 मतलब यहाँ पे 3 मान आया। 3 मान आया तो इसके लिए कुल मान क्या हो जाएगा, m के लिए m का कुल मान क्या हो जाएगा, -1 0 +1 मतलब 3, यानी P उपकोष में 3 ऑर्बिटल होंगे, P उपकोष में 3 ऑर्बिटल होंगे। इसी प्रकार हम आगे लेते हैं, यदि हमने L की वैल्यू 2 ली है मतलब हम D उपकोष की बात कर रहे हैं, तो m का मान जो है वो कितना मान आएगा, फॉर्मूले में पुट करने पर 5 मान आएगा। और 5 मान के लिए कुल मान कितना हो जाएगा, -2 -1 0 +1 +2, इस प्रकार से इसमें 5 ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, P सब सेल में P उपकोष में 5 ऑर्बिटल 5 कक्षक होंगे। अब इसी प्रकार हम लेते हैं, यदि L की वैल्यू 3 है मतलब हम F उपकोष की बात कर रहे हैं, F सब सेल की बात कर रहे हैं, और फॉर्मूला में मान रखने पर हमको आता है 7 मान आता है, मतलब 2 × 3 +1, तो कितना आया, 7 आया। तो 7 मान आता है, तो 7 मान के लिए कुल मान क्या हो जाएगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, इस प्रकार F उपकोष में 7 ऑर्बिटल होंगे। तो ये सारी जानकारी जो है हमको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के द्वारा प्राप्त हो जाती है और इस प्रकार से हम L के मान के आधार पर M का मान जो है वो निकाल सकते हैं।
चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर, यह चौथा और महत्वपूर्ण क्वांटम संख्या है। इसे यूलेन, बैक और गोल्डमिस्ट ने दिया था। इसके बारे में हमें जानकारी दी थी। तो इनकी मुख्य धारणा यह थी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गतिशील रहने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी चक्रण करता है और इसके चक्रण के दो मान होते हैं, एक प्लस हाफ और दूसरा माइनस हाफ। प्लस हाफ क्लॉकवाइज रोटेशन, दक्षिणावर्त घूर्णन को दर्शाता है और माइनस हाफ जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, वामावर्त घूर्णन को प्रदर्शित करता है। चक्रण क्वांटम संख्या को हम s के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पे ध्यान देंगे कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और वो दोनों इलेक्ट्रॉन का चक्रण जो होगा वो अपोजिट होगा और अपोजिट होने की वजह से वो क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। तो उसका मान जो होता है वो, उसका प्रभाव जो होता है वो कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है। और यदि हम किसी इलेक्ट्रॉन के लिए चक्रण कोणीय संवेग का सूत्र देखें तो चक्रण कोणीय संवेग का सूत्र होता है mvr = h/2 पाई √s+1, इसका सूत्र होता है। तो चलिए देखें कि चक्रण क्वांटम संख्या से हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। पहला तो ये कि इलेक्ट्रॉन का चक्रण किस दिशा में हो रहा है, तो हमें उसकी दिशा के बारे में पता चल रहा है। दूसरा कि किसी भी m के लिए, m मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या के लिए s यानी चक्रण क्वांटम संख्या की 2 ही वैल्यू होगी, एक प्लस हाफ और दूसरा माइनस हाफ। तो ये जानकारी हमें चक्रण क्वांटम संख्या के द्वारा प्राप्त होती है। बच्चों, अभी हमने क्वांटम संख्या के बारे में जाना। क्वांटम संख्या से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं जो इस प्रकार से हैं। कुछ प्रश्नों को हम यहाँ पे हल करेंगे, उसे समझेंगे। जैसे प्रश्न है S, P और T संकेतों को प्रयुक्त करते हुए निम्नलिखित क्वांटम संख्याओं वाले कक्षकों को बताइए। अब जैसे यहाँ पे दिया है n = 1 और l = 0। अब हमको उसमें बताना है, इन क्वांटम संख्याओं की यूज़ करके इन कक्षकों को बताना है। तो कैसे बताएंगे? तो इसको करने से पहले हम एक चीज़ समझ लें, जैसे कि यदि वैल्यू हमको 0 है, 1 है, 2 है, 3 है L के लिए, है ना, तो उसके मान क्या होते हैं, उसके उपकोष क्या होते हैं। 0 के लिए S उपकोष, इसके लिए P, 2 के लिए यहाँ पे आएगा D और 3 के लिए यहाँ पे होता है F। ये हमको पता है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो L की वैल्यू दी हुई है ना, तो यहाँ पे N की वैल्यू 1 दी हुई है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका 1s, क्योंकि यहाँ पे N क्या है, 1 है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, उसको 1 लिख लिया। S क्या है, S की वैल्यू हमने देख ली है, S का होता है हमारा 0, 0 क्या होता है हमारा S होता है, तो हमने यहाँ पे S लिख लिया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1s। इसी प्रकार निकालते हैं N की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 3। अब यहाँ पे L = 1 दिया है, तो L = 1 के लिए क्या होता है, P होता है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे P, तो ये क्या आ गया 3P आ गया आंसर आपका। अब इसके बाद यहाँ पे N = 4, तो सबसे पहले 4 लिख लीजिए और L = 2, तो L = 2 के लिए सब ऑर्बिटल जो होता है, उपकोष जो होता है वो होता है D, तो यहाँ पे आप D करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे N = 4 दिया है, तो आप 4 लिख लीजिए। L = 3, तो L = 3 कौन से सब सेल को शो करता है, F। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से हम को इसके जो आंसर है वो प्राप्त हो जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे। आपको याद क्या करना है, L का जो हमने दिया है ना 0, 1, 2, 3, तो 0 है तो S, 1 है P, 2 है तो D और 3 है तो F। ये हमने याद कर लिया, तो ये बहुत आसानी से निकाल लेंगे। और ये जो यहाँ मुख्य क्वांटम संख्या है वो जितना दिया हुआ उसको सामने में हम उसको रखते जाते हैं। उसके बाद में जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है, दिगंशी क्वांटम नंबर है, उसको फिर हम यहाँ पे रख देते हैं, तो हमारा आंसर जो है वो हमको प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा प्रश्न इसी तरीके से। ये प्रश्न मैंने इसलिए लिया कि एक ही चीज़ों को कई तरीके से पूछा जा सकता है। हमको तरीका वही है, जैसे यहाँ पे बोला गया निम्न क्वांटम संख्याओं के लिए उपकोष S, P, D, F बताइए। तो आपको वही करना है। यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ पे N = 1, तो आप लिख लीजिए सबसे पहले 1।
L इक्वल टू 0, 0 है मतलब कौन सा सब सेल आ जाएगा यहाँ पे, S सब सेल आ जाएगा। तो ये हो गया उसका आंसर। यहाँ पे देखिए आप n इक्वल टू 3, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 3, और L इक्वल टू 2, 2 है मतलब कौन सा सब सेल आएगा, यहाँ पे आएगा D, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 3D। और यहाँ पे n इक्वल टू 2 है तो यहाँ पे आपने लिख लिया 2, और L इक्वल टू 1 मतलब P, 2P, इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। प्रश्न है, किसी परमाणु कक्षक में n इक्वल टू 3 है, L और M के संभावित मान क्या हैं? तो जैसे कि हमको पता है कि L जो है वो n के मान पर निर्भर करता है और M जो है वो L के मान पर निर्भर करता है। तो n इक्वल टू 3 के लिए फॉर्मूला क्या है, L इक्वल 0 से n-1, तो यहाँ पे n का मान रखेंगे, n का मान यहाँ पे दिया है 3, तो वहाँ पे हम 3 रख लेंगे। तो हमें L का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 से 2 मतलब 0, 1, 2। अब बोला है कि m के संभावित मान, तो m का मान जो है वो L के मान पर निर्भर करता है। तो 3 मान है यहाँ पे L के, तो सबसे पहले हम 0 के लिए निकालते हैं। L इक्वल टू 0 के लिए m का मान क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। और m का मान कैसे निकालते हैं, -L से लेकर +L तक, ठीक है। L का जो भी मान होगा ना वहाँ पे रख देंगे यहाँ पे, तो वो मान आ जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे L इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, अब यहाँ पे रख दो L का मान रख दो, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और उसके बाद से लेकर कहाँ तक +1, तो क्या आएगा बीच में 0, तो -1, 0 और +1, ये इसके लिए हो जाएगा। इसी प्रकार L2 के लिए रखना है, तो ये इसी फॉर्मूले में रख दो L2, तो -2, -1, 0 आपका +1 +2, इस प्रकार इसके कितने मान आ जाएंगे, m के इसमें 5 मान आ जाएंगे। 5 मान मतलब 5 ऑर्बिटल, और यहाँ पे 3 मान मतलब इसके 3 ऑर्बिटल, यहाँ पे 1 ऑर्बिटल है, ठीक है। तो इस प्रकार हो गया ये प्रश्न, संभावित मान हमको पता चल गया। अब इसे दूसरा प्रश्न पूछा है, 3D कक्षक में इलेक्ट्रॉनों के लिए L और M क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। बिल्कुल वैसे ही निकालना है जैसे ऊपर निकाले थे। 3D कक्षक में इलेक्ट्रॉनों के लिए, तो 3D कक्षक में करेंगे तो यहाँ पे L का 2 मान है, ठीक है। n-1 से निकाल लिया हमने, क्या निकाल लिया, 2 निकाल लिया। अब क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है ना, D बता दिया है यहाँ पे, हमको n तो पता है 3, और यहाँ पे D मतलब यहाँ पे n जो है हमको 3 लेना है, और D मतलब क्या, 2, तो यहाँ पे हमको 2 मतलब L के 2, L का मान यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे इससे जो है हमको मुख्य क्वांटम संख्या पता चलती है, और इससे हमको दिगंशी क्वांटम संख्या, तो D की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, तो यहाँ पे L इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और M का मान निकालना है, तो M का मान जो है वो L के मान पर निर्भर करता है। L का मान 2 है, तो M के लिए मान कितना हो जाएगा, -2, -1, 0, +1, +2, तो M के कितने मान हो जाएंगे, टोटल 5 मान हो जाएंगे। इस प्रकार से हम जो है क्वांटम संख्याओं के मान जो है वो बता सकते हैं उस फॉर्मूला को यूज़ करके, ठीक है।